हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी। और ये एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये वाली जो बुक है क्लास 7th में तो हेल्प करेगी। इसके अलावा जो भी लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है। ठीक है, हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल जीरो से देखेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, बुक की लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी और आपको मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं क्लास 6 की भी स्टार्ट करा चुका हूँ, क्लास 6 के भी वीडियो आ रहे हैं, अभी 7th की भी स्टार्ट हो चुकी है, तो दोनों पैरेलल में चल रही हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो। क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है, इसका अपना नाम है अवर इन्वायरमेंट और इसका पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, और इन्वायरमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानना है। हालांकि आप सभी को पता होगा पर्यावरण या इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं। हमारे आसपास हम जहाँ पर रहते हैं, आप सब लोग किसी न किसी एरिया में रह रहे हो, मतलब हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, वो सब किसका पार्ट है? हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सब मिलके क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास कुछ भी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, और रोड्स हो सकते हैं, रेलवेज हो सकती है, वाटर के मतलब कैनाल्स हो सकते हैं, नदी हो सकती है, और कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास हैं, जितने भी मनुष्यों द्वारा निर्मित जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो सब क्या बनाते हैं? मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की अगर डेफिनेशन पूछ ले कि वो इन्वायरमेंट क्या है, तो आपको बताना था प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंस में हम पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिसमें आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट। ठीक है, या ऐसे समझ लो जिनके अंदर जान होती है, जिनके अंदर ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी होती है, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ हम पढ़ते हैं, एक तो प्लांट्स और एक हम पढ़ते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड में प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हो गई। इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट हेल्प्स अस लाइव। मतलब इन्वायरमेंट क्या है? हमारा एक प्रकार से बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मतलब अगर इन्वायरमेंट ना हो, हमारे आसपास की चीज़ें ना हो, एयर ना हो, वाटर ना हो, ठीक है, तो भाई साहब लाइफ जीना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिना इन्वायरमेंट के हम लाइफ नहीं जी सकते। तो इन्वायरमेंट हमें क्या करता है? जीने में मदद करता है। हमें जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें, जैसे पानी हो गया, एयर हो गई, खाना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इन्वायरमेंट से मिलती है। तो इन्वायरमेंट किसकी तरह काम करता है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इन्वायरमेंट से हमें एयर मिलती है, वाटर मिलता है और फूड मिलता है। ये सारी चीज़ें किससे मिलती है? इन्वायरमेंट से मिलती है। मतलब हमारी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हमें इन्वायरमेंट से मिल रही हैं। ठीक है, मगर आज की डेट में हम इन्वायरमेंट को, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, खैर वो चीज़ें बाद में हम देखेंगे। तो ध्यान देना इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या मिलता है। तो एक और है, व्हाट एवर वी सी आवर सराउंडिंग इज इन्वायरमेंट। व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, व्हाट एवर वी सी, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो सब चीज़ क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। अब बात करते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहली बात तो ध्यान रखना, जो इन्वायरमेंट ये शब्द है, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच मतलब फ्रांस, आपको पता है एक देश है जो यूरोप में आता है। यूरोप में फ्रांस आता है, तो फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है इनवायरर, विच मीन्स नेबरहुड। नेबरहुड मतलब आपको पता है हमारे आसपास या पड़ोस। ठीक है, तो अपने जो इन्वायरमेंट का जो वर्ड है, ये कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड, जिसका नाम क्या है? इन्वायरर। और इन्वायरर का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। मतलब हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। और ध्यान रखना,
पूरे विश्व में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताने के लिए, इन्वायरमेंट का जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम करने के लिए हमने क्या करते हैं, एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पूरे विश्व में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि 5 जून को हम मनाते हैं क्या, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्यों मनाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, जागरूकता फैला सकें। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट जो होता है 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो नेचुरल फिनोमेना और दूसरा है ह्यूमन मेड फिनोमेना। फिनोमेना मतलब एक प्रकार की घटना। ठीक है, तो 2 प्रकार की घटना आती है इन्वायरमेंट में, एक तो नेचुरल चीज़ें क्या बनाती है, इन्वायरमेंट बनाती है, और दूसरा ह्यूमन मेड चीज़ें। ठीक है, एक तो हम इंसान, ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा। अब देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। मतलब जो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। पहले हम समझ लेते हैं बायोटिक क्या है। तो बायोटिक का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। बायोटिक का मतलब है, देखो जब भी एक चीज़ आप ध्यान रखना, अभी 7th में आप ये शब्द जब आपको पता चल जाए ना बायो, तो बायो का मतलब है 2 चीज़, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए बायो, आपको ये बहुत बार दिखेगा, आगे की क्लासेस में दिखेगा। तो बायो में 2 चीज़ आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मिलके क्या बनाते हैं, बायो बनाते हैं। तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। और बायोटिक के अंदर 2 चीज़ आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, किसका, एनवायरमेंट का। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरमेंट क्या है, इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, बायोटिक हमने देखा, अबायोटिक में क्या आ जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो हो गया लिविंग और एक हो गया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब वो लैंड, वाटर, एयर, ये क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स है। अगर हम एक ही बार में देखें लिविंग और नॉन लिविंग में हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, अगर कोई पूछे लिविंग फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ये सब क्या है, लिविंग है। नॉन लिविंग में क्या आता है, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जिनके अंदर जान नहीं है, लिविंग मतलब जिनके अंदर एक प्रकार से जान है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो बायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक में क्या आता है, अबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं, लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, ईटीसी, और बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान दो, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये दोनों चीज़ें हैं आती हैं इसमें। नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। एग्जिस्टिंग मतलब अस्तित्व में है, प्रेजेंट हैं। हमारे अर्थ पर जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, कंडीशंस पाई जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब क्या है ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है, ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको थोड़ी सी मिस्टेक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू, टीओ लगा दें, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमोंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग मतलब इंसानों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, नए नए क्रिएशंस किए जा रहे हैं, और आपस में जो भी आपस में बातचीत हो रही है, जो भी आपस में लेन देन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको एक ही चीज़ दिखेगी, ह्यूमन दिखेगा मेनली। ठीक है, तो इंसानों के बीच में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे आपस में लेन देन, आपस में जो भी कुछ नया कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन आता है, और नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आती हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट मिलके ही बनाता है क्या, अपना एनवायरनमेंट, पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो बायोटिक हम देखें, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें बायोटिक है और कौन कौन सी अबायोटिक हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखें तो 3 कंपोनेंट है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। 3 प्रकार के कंपोनेंट ये अपनी बुक में दिखा रखे हैं, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट और ह्यूमन कंपोनेंट। तो तीनों कंपोनेंट्स को एक बार हम देखते हैं ढंग से। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पहला है नेचुरल। ध्यान दो, नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, क्लास 6th में भी हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें। नेचुरल कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें मिलकर बनाती है नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, जिस एरिया में पानी पाया जाता है उस एरिया को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जिस एरिया में हवा पाई जाती है
उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जिस एरिया में ज़मीन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जिस एरिया में ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं, ध्यान देना, जिस एरिया में लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों चीज़ मिल जाएं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। पहला वाटर, एयर, लैंड और बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? वाटर वाले एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पानी पानी है। जहाँ पे एयर है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहाँ पे लैंड है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और जहाँ पे तीनों चीज़ मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स। और ये चारों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। नेचुरल कंपोनेंट हो गया। ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसको इंसान ने बनाया है, हमने बनाया है। भैया इंडस्ट्रीज किसने बनाई है? हमने बनाई है। मॉन्यूमेंट्स, ये जो बिल्डिंग्स है ये किसने बनाई है? हमने बनाए। रोड्स किसने बनाए? हमने बनाए। ब्रिजेस, बांध के ये जो ब्रिज हैं किसने बनाए? पुल बुल हमने बनाए। पार्क्स किसने बनाए? हमने बनाए। बिल्डिंग्स किसने बनाई है? हमने बनाई है। ठीक है, तो इंसान के द्वारा जो बनी हुई चीजें हमारे आसपास, ये भी किसका पार्ट है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का। और ह्यूमंस, जितने भी फील्ड में सब लोग हैं वो ह्यूमंस भी किसका पार्ट है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जिसमें चाहे अकेले आप हो या आपकी फैमिली हो या आपकी कम्युनिटी हो, किसी भी धर्म के लोग हों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के व्यक्ति हों या इकोनॉमिक्स में काम कर रहे व्यक्ति हों या पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे हों, सब के सब किस में आते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चीज़ हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ पे पानी पाया जाता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे जमीन पाई जाती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हवा हो उसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जहाँ पे तीनों चीज़ें मिल जाएं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लकी एजुकेशन। आप इसको टेलीग्राम को डाउनलोड करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल और यूट्यूब की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। और इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 1 का नाम भी इन्वायरमेंट है। और चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिनको हम 6th क्लास में छोड़कर आए हैं। ठीक है, अगर आपने 6th क्लास में मिस कर दिए तो दोबारा से आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है, मैंने बताया था ये लास्ट टाइम कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें अपनी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बायोटेक हो या फिर अबायोटेक हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या इसके अलावा एयर, वाटर और लैंड, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। आपको पता है 2 प्रकार के इन्वायरमेंट है जो अभी दे रखे इस चैप्टर में, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड या ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में अगर देखें तो ध्यान देखना, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल मतलब नेचर, प्राकृतिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया हुआ इन्वायरमेंट है उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। कंप्राइज का मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट। ध्यान रखना किन किन चीज़ों से मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बन रहा है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एयर और प्लांट्स और एनिमल्स, ये मिलके सारे के सारे क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ आती है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, लिथोस्फीयर देखो, ये मेजर स्फीयर्स हैं, हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाले स्फीयर्स हैं। तो लिथोस्फीयर वो होता है जहाँ पर लैंड ही लैंड पाई जाती है, जमीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। जब भी दोस्तों आप एक बात सुन लो, जब भी आप सुन ले हाइड्रो का मतलब है पानी। तो पानी हमारे आसपास आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो पानी वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे हमें पानी मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पे जमीन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पर क्या है? पानी। एटमॉस्फेयर, हमारे अराउंड आपको पता है एयर है, आसपास क्या है? एयर की मतलब एक ब्लैंकेट सी है चारों तरफ। तो जो एयर वाला एरिया है, जो एयर है आसपास, जो हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग में पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ पर एयर, वाटर और
लैंड, तीनों चीज मिल जाएं, वो चीज क्या कहलाती है? बायोस्फीयर कहलाती है। तो बायो देखो फिर आ गया एक वर्ड, बायो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, जहां पर आपको पानी, हवा और जमीन तीनों चीज मिल जाए तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे, ध्यान रखना। लिथोस्फीयर क्या है? पृथ्वी की जो ऊपर वाली क्रस्ट है, ध्यान देना, हमारे अर्थ के भी 3 भाग होते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, सॉरी। अर्थ के 3 कंपोनेंट है, तो ऊपर वाले कंपोनेंट को बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, और मेंटल के बाद आता है कोर। तो क्रस्ट कौन सा हिस्सा होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, और क्रस्ट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर सारे के सारे कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे विश्व में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है और उसमें सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। अच्छा, तो मैं बता रहा था क्रस्ट क्या है। अर्थ का अपर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, लिथोस्फीयरिक क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और दूसरी है ओशियनिक क्रस्ट जिस पर सारे के सारे ओशियंस हैं। तो आपको एक कमेंट करके और बताना है कि हमारे कितने ओशियंस हैं, ओशियंस के नाम बताओ। साथ के साथ में ये भी बताना है कि हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा देश इंडिया, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने एंगेज्ड हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया 3 स्फीयर है मेनली। एटमोस्फीयर जहाँ पे एयर पाई जाती है, दूसरा लिथोस्फीयर जमीन वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला पार्ट, और जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल जाएं वो बन जाएगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में तीनों चीज़ आ जाती है, कौन सी? हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर होगा तो वहाँ पे देखो यहाँ मछली है, ये कुछ चल रही है, गाय वाय चल रही है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? बायोस्फीयर में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जीव है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। लिथोस्फीयर देखो, लिथोस का मतलब होता है रॉक। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है? इट इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। देखो सॉलिड क्रस्ट मैंने बताया ना, लिथो मतलब जमीन वाला भाग। तो जमीन कैसी होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड तो होती नहीं है। ठीक है, रॉक्स भी होती हैं, कैसी होती है? सॉलिड। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर वाला भाग, टॉप मोस्ट, ध्यान रखना, ऊपर वाला भाग जो हार्ड है और सॉलिड है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्रस्ट मैंने बताया दिया, पृथ्वी के जो हमारी अर्थ है उसके स्ट्रक्चर अगर देखें हम, अर्थ में सेंटर में होता है कोर, कोर के ऊपर होता है मेंटल, और मेंटल के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट होता है। ठीक है, और लिथोस्फीयर में ध्यान रखना ये किससे बनता है? रॉक्स और मिनरल से बनता है, और इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब लिथोस्फीयर में देखोगे तो ऊपर की तरफ मिट्टी पाई जाती है, सॉइल का मतलब मिट्टी पाई जाती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। अब लिथोस्फीयर को देखोगे आप, ये लिथोस्फीयर जो है इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब फिक्स नहीं है, कहीं पर आपको पहाड़ दिखेंगे, कहीं पर आपको गड्ढे दिखेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखेंगे। तो अपना इंडिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया में आपने देखा होगा कहीं पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहीं पे प्लेन्स पाए जाते हैं, और कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये क्या है? इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस नहीं है। ठीक है, लिथोस्फीयर में कई सारे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। लैंडफॉर्म मतलब जमीन के रूप मिलेंगे, कहीं पे माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मतलब जमीन का उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। प्लेन्स एकदम जो मतलब रिवर्स जो मिट्टी लेके आती हैं माउंटेन से, वो प्लेन्स बनाती है। इनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। वैलीज, घाटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स में क्या पाई जाती हैं? वैलीज पाई जाती हैं। जैसे माउंटेन्स है, जैसे सपोज ये माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स का ये ऊपर वाला भाग हो गया जिसको माउंटेन पीक बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं माउंटेन की वैली। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स। जो लैंडफॉर्म्स हैं ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ पर भी मिलेंगे, वो कॉन्टिनेंट्स में, और ओशियनिक क्रस्ट मतलब ओशियन फ्लोर में भी मिलते हैं। दोनों जगह पर हमें क्या मिलते हैं? लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। अब इसका फायदा क्या है? लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, लिथोस्फीयर इज द डोमेन, डोमेन मतलब क्षेत्र, यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है that provide us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement। मतलब लिथोस्फीयर जमीन का वो भाग है, लिथोस्फीयर पृथ्वी का वो पार्ट है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जो चरने के काम आते हैं। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी नीड्स फुलफिल करते हैं, जैसे मान लो फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, फॉरेस्ट से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, फल फ्रूट्स मिलते हैं, और फॉरेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को सेव करते हैं। फॉरेस्ट से आपको पता हो तो हर्बल्स, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारे फायदे हैं। और लिथो
लिथोस्फीयर पे ज़मीन जो है, यहीं पर हम एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से हमें अनाज मिलता है, गेहूँ चावल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर कहाँ पर होती है? लैंड पर। और लैंड किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब है इंसान के जो घर बर हैं, आवास जो है वो भी कहाँ पर है? लिथोस्फीयर पे। हम भी कहाँ पे रह रहे हैं? लिथोस्फीयर पे रह रहे हैं। हम रह रहे हैं जहाँ पे घर बना हुआ है वो ज़मीन पर बना हुआ है, और ज़मीन किसका है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। और लिथोस्फीयर में ध्यान रखना मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको पता है ज़मीन के अंदर खोद के जो चीज़ निकाली जाती है उसको मिनरल्स बोलते हैं, और मिनरल्स भी कहाँ पर पाए जाते हैं? लिथोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। तो लिथोस्फीयर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब यहाँ पे देख से ही पता चल रहा है, वाटर दिखा रखा है, मतलब हम किसकी बात करेंगे? पानी वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर, अब यहाँ पे वर्ड बार बार आया, डोमेन मतलब क्षेत्र। द डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। पानी वाला जो क्षेत्र होता है, पानी वाला जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ भी आपको हाइड्रो शब्द दिखाई दे समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, पानी से संबंधित कोई चीज़ की बात कर रहे हैं। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस। मतलब जो है हाइड्रोस्फीयर, ये एक तो वाटर के जितने भी सोर्स हैं वो सारे किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो भी किस में आती हैं? हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। रिवर्स किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। लेक्स किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। पॉन्ड किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। सी किसका पार्ट है? समुद्र, हाइड्रोस्फीयर का। और सी मतलब सागर, ओशियंस मतलब समुद्र, ये भी किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। और पानी आपको पता है सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हम बात करें तो ध्यान देना प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है, हाइड्रोस्फीयर बहुत जरूरी है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट या अर्थ प्लेनेट। क्लास 6 में हमने प्लेनेट्स पढ़े थे। प्लेनेट्स में हमारी अर्थ सन से तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, अर्थ जो है हमारा ब्लू प्लेनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि लगभग 70% भाग पर अर्थ पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? हमने दो चीज देख ली, जमीन वाला भाग है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। पानी वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करेंगे भैया एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब एयर जो होती है आसपास, हवा जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हवा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी को जो चारों तरफ से हवा की एक पतली सी जो लेयर है घेर के रखती है, पतली सी चादर जो घेर के रखती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी के अराउंड में, सराउंड में, चारों ओर जो एयर की थिन लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायुमंडल। ठीक है, अच्छा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप देखो, ऊपर से सारी चीजें पृथ्वी पर ही गिरती हैं। ऊपर से आप बैठे हो कहीं, पेन गिरा के देखो, पेन नीचे जाएगा। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। पेड़ पे से आम गिरा, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेब टूट के नीचे गिरा, नीचे क्यों जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जो पृथ्वी है एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रखती है, एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच के रखती है। इट प्रोटेक्ट, अब एटमॉस्फेयर का फायदा देखो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। हार्मफुल मतलब खतरनाक। अब हमारे एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे बाद में, या फिर आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ एडवांस में। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं। सबसे पहली वाली पृथ्वी के पास वाली जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर है। तीसरी मीजोस्फेयर है। चौथी थर्मोस्फेयर है। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। और इसके बाद आता है फिर स्पेस। इसके बाद क्या आएगा? स्पेस आएगा, जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं और इन लेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो इन लेयर्स में एक जगह तुमने देखी होगी, सुनी होगी, देखी तो नहीं होगी, सुनी होगी, ओजोन लेयर। आपको पता है ओजोन लेयर का काम क्या है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करती है? ओजोन लेयर रोकती है। अगर ये रेज, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आ जाए तो इससे बहुत सारी प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर का क्या काम है? एक तो ये सन से आने वाली, ऊपर से आने वाली हार्मफुल रेज को क्या करता है? रोक के रखता है। साथ के साथ में स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग मतलब एकदम जला देने वाली, झुलसा देने वाली जो गर्मी है सन की, उससे भी हमें बचाता है। कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर बचाता है। क्योंकि सन से आने वाली गर्मी को ये क्या कर देते हैं? रोक लेते हैं। पूरी तरह से नहीं, पर कुछ हद तक मतलब रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, डस्ट, वाटर, वेपर। एटमोस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटमोस्फेयर में कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, डस्ट पाई जाती है, और वाटर वेपर मतलब पानी की वाष्प जो होती है उसको वाटर वेपर बोलते हैं, वो भी पाई जाती है। एटमोस्फेयर की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, एटमोस्फेयर में 78% सिर्फ एक गैस है, उसका नाम है नाइट्रोजन। एटमोस्फेयर में जो गैसेस हैं, एयर है, उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है। अगर हम आसपास अगर पूरे एटमॉस्फेयर की एयर को देखें, गैसेस को देखें, तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और 1% में बची खुची गैसेस आती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कोई पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। फिर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट? 21%। ठीक है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कुछ परिवर्तन आ रहा है, एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसकी वजह से वेदर, एक तो मौसम और क्लाइमेट, मौसम और क्लाइमेट, जो क्लाइमेट मतलब जलवायु, इसमें भी क्या आता है? चेंजेज आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जो चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। सबसे पहली वाली लेयर कौन सी पृथ्वी के पास? ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी के पास है ट्रोपोस्फेयर। फिर सबसे लास्ट में एक्जोस्फेयर, और एक्जोस्फेयर के बाद आता है स्पेस। अब लास्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मैंने बताया था, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगी। जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिल जाएं, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बायोस्फीयर मिलेगा। और बायोस्फीयर में ही आपको लाइफ दिखेगी। बायोस्फीयर में ही आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखेंगे। ठीक है। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? बायोस्फीयर कहलाती हैं। और बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है अर्थ का, पृथ्वी का एक ऐसा छोटा हिस्सा होता है जहाँ पर जमीन, लैंड, वाटर, एयर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ताकि लाइफ को क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें। ठीक है। तो हम जहाँ रह रहे हैं वो बायोस्फीयर है। देखो, हमारे आसपास पानी भी मिलेगा आपको, हमारे आसपास आपको हवा भी मिलेगी, और हमारे आसपास आपको क्या मिलेगी? जमीन भी मिलेगी। तो ध्यान रखना, बायोस्फीयर जमीन का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी? लैंड, वाटर, एयर, और साथ के साथ में प्लांट और एनिमल्स मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो बायोस्फीयर ध्यान रखना, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों चीज़ आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये बुक में हमारी में दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, देख सकते हो आप। ये है लिथोस्फीयर, जहाँ पर आपको घर वर बने दिख रहे हैं, सेटलमेंट्स बोलते हैं इनको, और यहाँ पर खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, पानी। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी में रहने वाले जीव जंतु नाव चला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ऊपर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहे हैं, और जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिल जाएं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ही आपको प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब एक ही बार में सारे के सारे स्पेयर्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ध्यान देना, द सॉलिड पोर्शन ऑफ, ये ओडी गलत लग गया है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। नंबर 2, वाटर कवर्स बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है पानी भी जमीन के बहुत बड़े एरिया को घेर के रखता है, तो ये जो पानी पानी वाला एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है। ध्यान रखना, जब भी हाइड्रो शब्द आ जाए, हाइड्रो मतलब पानी। और द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गैस की जो लेयर्स होती हैं जो हमें आसपास घेर के रखती हैं, पृथ्वी को घेर के रखती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो है जहां पर आपको तीनों चीज मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएगी? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब लैंड, वाटर, एयर। ठीक है। तो बायोस्फीयर इज द जोन, नैरो जोन वेयर, नैरो मतलब सुकड़ा जोन है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर एंड विच कंटेन्स ऑल दी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगी, जमीन मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, एयर मिल जाएंगी, और यहाँ पर सभी प्रकार की लाइफ फॉर्म मिल जाएंगी, सभी प्रकार की आपको जिंदगियाँ मिल जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो थैंक यू। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन प्लस स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। यहाँ पर नोट्स डाल रखे हैं मैंने, नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं यहाँ पे वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इन्वायरमेंट, और इसका लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली, ठीक है, जो कि सीबीएसई में चलती है। तो एनसीईआरटी को हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये 3rd लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में डाल चुका हूँ। उन लेक्चर्स को आप जरूर देखें ताकि आपके चैप्टर्स अच्छी तरह से क्लियर हो सकें, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब क्या बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो आज हमारा मेनली फोकस रहेगा इकोसिस्टम। पहला तो हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, और फिर हम देखेंगे ह्यूमन या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इकोसिस्टम देखो, अब हम देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद वन एनोदर एज वेल एज विद नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो भी आपके जीव हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखा रखे हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे फिश दिखा रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी खड़े हो सकते हो, लो आपको मैं खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप भी क्या हो गए, एक ऑर्गेनिज्म हो गए। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव जंतु हैं, एक तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिश हैं, एक आपस में एक दूसरे के साथ, और साथ के साथ में आसपास की चीज़ों से जो नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे नॉन लिविंग क्या है? वाटर नॉन लिविंग है। यहाँ पे जो लैंड है वो नॉन लिविंग है। ये यहाँ पे जो सनलाइट है ये नॉन लिविंग है, हीट नॉन लिविंग है, और रॉक्स हैं जो ये भी नॉन लिविंग है। तो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शेयर करते हैं अपने बारे में, और एज वेल एज विथ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मिलजुल कर रहती हैं। मतलब अगर हम कहें इकोसिस्टम के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक में कई बार बता चुका हूँ। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे में आपस में मिलकर एक साथ रह रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, यही है इकोसिस्टम, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब एक तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपस में रिलेशन, और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट जो है आसपास का, उसके बीच का जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहाँ पे मतलब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी में एक तो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ये पाए जाते हैं, साथ के साथ में नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द इकोसिस्टम इज द बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, इनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट बोलेंगे, जो किस किस चीज़ों से मिला हुआ है, लैंड, वाटर, एयर और लाइट, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। तो इकोसिस्टम जो होते हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स, घास के मैदान पाए जाते हैं, डेजर्ट, ये इकोसिस्टम का पार्ट है, और माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, इवन स्मॉल पॉन्ड है, ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। आप बड़े बड़े फॉरेस्ट में देखो, वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी मिल जाएंगी, लिविंग थिंग्स भी मिल जाएंगी, जानवर भी मिल जाएंगे और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रासलैंड्स में भी आपको इकोसिस्टम मिल जाएगा, डेजर्ट में भी इकोसिस्टम मिल जाएगा, माउंटेन्स में मिल जाएगा, लेक, रिवर, ओशियन, पॉन्ड, हर चीज़ में आपको क्या मिल जाएगा, इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें आती हैं, अबायोटिक और बायोटिक, दोनों फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम का ये अपने चैप्टर में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इकोसिस्टम को मेनली 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीन पे जो इकोसिस्टम पाया जाता है, लैंड पर जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक, ध्यान देना, जब भी आप वर्ड एक्वा सुन लो समझ लो हम पानी की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो किस में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, उस वाले इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम
इकोसिस्टम जो जमीन पर पाया जाता है, लैंड पर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब किस में आते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक में दो आते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी वाला इकोसिस्टम जिसमें रिवर्स आ जाएंगी, पॉन्ड आ गए, लेक आ गए, और मेराइन मतलब जो ओशंस वाला है, समुद्री वो वाला इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे ये हो गया फॉरेस्ट, ये डेजर्ट हो गया, ये ग्रासलैंड्स हो गए, माउंटेन्स। टुंड्रा का मतलब है ठंडे प्रदेश जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सारे क्या जमीन पर ही है, तो जमीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल। दूसरा ये हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में देखो यहाँ पे पानी हो गया, पानी कैसा हो गया? नॉन लिविंग एंटिटी हो गई। और यहाँ पर ये लाइट हो गई, ये भी नॉन लिविंग है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिश और बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, ये कैसी हो जाएंगी? लिविंग। तो आपस में ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो रह रहे हैं, यही क्या बना रहा है? इकोसिस्टम बना रहा है। अब चूंकि ये सिस्टम पानी में, तो इसलिए कैसा सिस्टम हो जाएगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ध्यान दो, अब हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन का इंटरेक्शन, किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक तो हमने देखा था नेचुरल, अब देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पे मतलब मानव से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंसान से संबंधित चीज़ों के बात करेंगे। इंसान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, शुरुआत से लेकर अब तक की चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ध्यान देना, इंसान जो है वो एनवायरनमेंट से लगातार इंटरेक्ट करता रहता है, एनवायरनमेंट के लगातार टच में रहता है, और जरूरत के हिसाब से उसको अपने हिसाब से चेंज भी करता रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो अपने आप को आसपास जैसी चीजें होती थी वैसे ही ढाल लेते थे। पहले के टाइम पे आपने देखा हुआ, आज की दुनिया और पहले की दुनिया, लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की दुनिया में बहुत ज़्यादा अंतर था। हम क्या करते रहते? लगातार अपने हिसाब से अपने आसपास की चीज़ों को मॉडिफाई करते रहते हैं। पहले आपने देखा होगा जंगल हुआ करते थे, है ना। अब धीरे धीरे जब मतलब पहले जंगल हुआ करते थे, पहले मतलब खाना वाना कुछ नहीं, मांस खाते थे और शिकार करके मतलब इंसान खाना खाता था और बहुत सिंपल लाइफ जीता था। अपनी जो रिक्वायरमेंट है, पहले जो मतलब आदि मानव हुआ करता था, अर्ली ह्यूमन का मतलब है जो आदि मानव हुआ करता था, वो आसपास की सराउंडिंग्स के हिसाब से रहते थे, अडॉप्ट मतलब अपना लेते थे, जैसा आसपास का एनवायरनमेंट है उसी को अपना लेते थे, सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो रिक्वायरमेंट होती थी, अपनी ज़रूरतें होती थी, उसको नेचर से फुलफिल करता था। फिर धीरे धीरे उसने अपनी मतलब लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए, फसल उगाना स्टार्ट किया। पहले फसल नहीं उगाता था, फसल उगाना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यहाँ पे ए और आएगा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स का मतलब है फिर इंसान ने क्या किया? जानवरों को पालना स्टार्ट किया। एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ, और फिर उसने कैसी लाइफ जीना स्टार्ट किया? सेटल्ड लाइफ का मतलब है उसने घर बसाना स्टार्ट कर दिया। पहले जो इंसान होता था, पहले जंगलों में भटकता रहता था, पेड़ों में, मतलब पेड़ों का जो मतलब तना होता है, वो खोखले जो होते थे उस पर, और उसके अंदर सोता था, खोखले जो होलो होते थे उनमें, उनके अंदर सोता था, या पेड़ों पर सो जाता था, कहीं भी सो जाता था। फिर धीरे धीरे उसने शिकार करने के तरीके चेंज किए, फिर उसने खेती करना स्टार्ट किया, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद जब खेती करना स्टार्ट किया तो उसको रुकना पड़ा, एक जगह पर रुकना पड़ा, तो फिर उसको सेटलमेंट बना दिया। सेटलमेंट मतलब अपना घर बना दिया, और घर बना दिया तो फिर रुकने लगा, और फिर उसने जानवरों को भी पालना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देख रहे हो इन्वायरमेंट के मतलब इंसान क्या कर रहा है? अपनी मतलब ज़रूरतों के हिसाब से आसपास की चीज़ों में बदलाव करता जा रहा है। व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इंसान जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फील्ड है उसमें क्रांति आ गई। पहले मतलब पैदल जाते थे, फिर पहिया लगा दिया, आपको पता है, फिर बैलगाड़ी, बुग्गी ये सारी चीज़ें आने लगी। ठीक है, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। पहले इंसान क्या करता था? जितनी ज़रूरत होती थी उतना खाता था, फिर दूसरे दिन दोबारा से खाने की सर्च में चला जाता था। जब खेती करना स्टार्ट किया तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा जो फूड, अब देखो ज़रूरत है मुझे 1 किलो की खाने की, मुझे अगर 5 किलो मिल जाए तो कितना सरप्लस हो गया? 4। जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो इंसान को क्या करना स्टार्ट कर दिया? सरप्लस फूड स्टार्ट करना, मतलब सरप्लस फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब एक बार फसल करेगा इंसान और पूरी साल खाएगा उसको। ठीक है, और फिर बार्टर सिस्टम निकल के आया। बार्टर सिस्टम क्या होता है यहाँ पे समझ लो। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं? बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन मिस हो गई है, उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि मतलब सामान के बदले सामान। पहले के टाइम पे भाई रुपया तो चलता नहीं था, मनी तो चलता नहीं था। पहले मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, तो 2 लोग क्या करते थे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, 2 व्यक्ति हैं। बार्टर सिस्टम समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं और ए और बी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मान लो इसके पास आलू हैं, क्या है? आलू, और इसके पास टमाटर है, आलू और टमाटर है, ठीक है।
इस व्यक्ति को तो चाहिए आलू और इसको चाहिए टमाटर, तो ये क्या करेगा, ये आलू दे देगा और ये इसको टमाटर दे देगा और यहाँ पर हो गया एक्सचेंज, ठीक है, मतलब पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, ये एक ट्रेड का सिस्टम है जहाँ पे सामान के बदले सामान दिया जाता है। बार्टर सिस्टम में क्या दिया जाता है, सामान के बदले सामान दिया था, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई, फिर आपको पता है मेटेलिक कॉइन्स आए, कॉइन्स की सहायता से हम मतलब ट्रेड करते थे, कॉइन्स के बाद फिर करेंसी आई, ठीक है, ये सारी चीज़ आती रही और फिर कॉमर्स भी डेवलप हुआ, बिजनेस भी डेवलप हुआ। अब देखो इंसान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर आज की डेट में अगर देखो लगभग 18वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18वीं सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 से के बीच की बात करें, तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आती है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले आपको पता है हम सामान बनाते थे किसकी मदद से, हम सामान बनाते थे हाथों से चीज़ें बनाते थे। अब हाथों की जगह पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इसमें क्या हुआ, मशीनों का आविष्कार किया गया। किसका, मशीनों का आविष्कार किया गया। अब जो काम हाथों से होता था अब उसको मशीनों से करेंगे, तो बताओ काम किससे जल्दी होगा, मशीनों से जल्दी होगा। हाथों से जो चीज़ें बनाते थे उससे ज़्यादा बनेंगे मशीनों से, सीधी बात है मशीनों से। तो इससे क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मान लो पहले एक आप मतलब कुछ लोग हाथों से 10 साड़ियों का निर्माण कर रहे हैं, 10 लोग, ठीक है, वहीं पर आप क्या लगा दो, मशीन लगा दो, वही मशीन क्या करेगी, 1000 साड़ी एक ही दिन में बना देगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, ये अब आज की डेट में आप देख लो बहुत फास्टर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में हमने बहुत सारे चेंजेज आ गए, पहले पैदल चलते थे, फिर मतलब पहिए का आविष्कार हुआ, फिर आपने देखो रोड पे कई सारी चीज़ें आ गई। आज की डेट में तो हवाई जहाज है, फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बहुत फास्ट हो गया आज के ज़माने में। और इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई है, मतलब सूचना जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ गति से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है और स्पीडी, मतलब वर्ल्ड के एक जगह से दूसरी जगह पर हम इंफॉर्मेशन को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब ये आता है किसमें, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। इन चीज़ों को और डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। और आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं कहाँ पर मिलेंगे, लकी एजुकेशन, आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, यहाँ पे एक वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।